मगर मैं प्रार्थना करूँगा सुशील जी। भूल गया, आई हैव नॉट फॉर्मली फेलिसिटेटेड यू, सो नहीं नहीं, अरे बाबा हो गया सब, वो अब आप बैठे हैं, उसमें कोई सुशील जी आपका इंट्रोडक्शन तो हो चुका। तो डॉक्टर राजीव कुमार जी, श्री आशीष कुमार चौहान जी, डॉक्टर जयंती रवि जी और उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, मेरी कठिनाई ये है कि जैसा भी राजीव जी ने बताया कि कल 2 वक्ताओं ने और इस विषय को काफ़ी विस्तृत रूप से और टच किया है, तो हो सकता है कि कुछ रिपीटिशन की संभावना काफ़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि रिपीटिशन नहीं हो। मित्रों, जो सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद गरीब घर में पैदा हुए। तीसरी, जो गरीबी का जो दर्द है उन्होंने महसूस किया। यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों ने गरीबी को देखा होगा, महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने महसूस किया। इसलिए दोनों के एक्शन में फ़र्क आता है, जिसने महसूस किया और जिसने देखा। और इसलिए आप देखेंगे कि वो गरीबों के दर्द को समझते हैं। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मेरी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। और वो बार बार यही कहते हैं कि द नेशन, आवर गवर्नमेंट, आवर सिस्टम, दे आर ऑल फॉर द पुअर। आवर एम इज़ टू एम्पावर द पुअर टू फाइट पॉवर्टी। यानी गरीबी से लड़ने के लिए उनको सशक्त करना आवश्यक है। व्हेन पावर इज़ यूज्ड टू एम्पावर द पुअर, दे गेट द स्ट्रेंथ टू फाइट पॉवर्टी। यानी गरीबी को दूर करने के लिए उनको एम्पावर कीजिए ताकि वो गरीबी से लड़ सके। और इसलिए जो भी उन्होंने काम किया, और बार बार जब पार्टी की इंटरनल बैठकें होती थी या होती है तो वो कहते थे, गांधी की एक उक्ति को किसी आपने सुना होगा कि जब भी कभी मन में द्वंद्व पैदा हो जाए कि ये करूं कि वो करूं, तब ये ध्यान रखना कि तुम्हारे उस एक्शन से गरीबों को, मेरे किस एक्शन से गरीबों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और अगर जिस एक्शन से लगे कि नहीं इससे ज़्यादा फायदा होगा तो उसी रास्ते को तुम चुनना। तो मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का जो बेंट ऑफ माइंड है वो किस दिशा में काम करता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। और जो राजीव गांधी जी की जो प्रसिद्ध उक्ति है कि 1 रुपया भेजते थे 15 पैसा जाता था, तो आज टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है। और मैं एक फिगर देख रहा था कि 2021 में more than 5,52,000 trillion ये अमाउंट हैज़ बिन ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट। यानी जहाँ 13-14 में केवल 7,367 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ था, वह 2021 में 5,52,000 ट्रिलियन रुपया जो है ये ट्रांसफ़र हुआ। और जब डीबीटी के माध्यम से जब ट्रांसफ़र होता है तो कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। और जैसा राजीव जी ने कहा, मैं तो बिहार में लंबे समय तक मैंने काम किया, तो मैंने देखा है कि पहले पैसा कैसे बढ़ता था। नगद लेकर जाते थे ब्लॉक में, भीड़ लगी रहती थी, या दलाल बिचौलिए, कोई भी पैसा गरीबों को बिना 10, 20, 25% कमीशन के बिना पैसा नहीं मिलता था। और आज सीधे उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उनके खाते में पैसा जा रहा है। मित्रों, एक बात, कोरोना काल में अगर ये जनधन खाता नहीं होता तो क्या गरीबों को मदद हो पाती? ये 42-43 करोड़ जो जनधन खाता है, उसी का परिणाम था कि एक क्लिक में और पैसा उनके अकाउंट में चला गया। और आपको मालूम है कि अमेरिका में पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ कोरोना ये उस कोविड पीरियड के अंदर, क्योंकि उनके यहाँ कोई डीबीटी ना तरह से कोई स्कीम बहुत प्रभावी काम नहीं करती। अकाउंट्स हैं लोगों के, लेकिन वो आधार से लिंक नहीं है, उसका गवर्नमेंट के पास उसका जो डेटाबेस होना चाहिए जिस प्रकार से। और मुझे ये बताया कि अमेरिका में जो स्टिमुलस पैकेज में जो मनी ट्रांसफ़र किया गया, 8 करोड़ चेक प्रिंट किए गए। उन 8 करोड़ चेक पर हर एक बेनिफिशियरी का नाम लिखा गया, हर एक चेक को इन्वेलप के अंदर डाला गया, सील किया गया, स्टैंप लगाया गया, पोस्ट ऑफिस में जाकर डाला गया। फिर 5 दिन 7 दिन लगा होगा पोस्ट ऑफिस से जहाँ जिस स्टेट में वहाँ पहुँचने में।
और तब फिर पोस्टमैन ने डिलीवर किया होगा, तब जाकर बेनिफिशियरी को चेक मिला होगा। तो इट टुक मोर देन 4 to 6 months टू डिलीवर 8 करोड़ चेक्स इन अ कंट्री लाइक अमेरिका। और भारत जैसे गरीब देश में हमने गरीब लोगों के खाते में बिना किसी बिचौलिए, दलाल और बाकी के एक क्लिक में पैसा भेज दिया। ये है टेक्नोलॉजी का कमाल, और ये नरेंद्र मोदी का कमाल। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो मुझे आज भी याद है कि जब वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उस समय भी वो लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट जो गैजेट्स होते थे, आडवाणी जी और नरेंद्र, ये दो लोग थे कि जो लेटेस्ट गैजेट्स जो हैं और उस समय के जो भी लेटेस्ट गैजेट्स होंगे वो इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए मित्रों, इसलिए ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो खास बात रही, और देखिए गरीबी का ही परिणाम था। ये जो हम बार बार सुनते हैं कि 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने, या दिल्ली में बैठे लोग इसका अंदाज़ नहीं कर सकते। बिहार जैसे गरीब राज्य में मैं एक बार एक बड़े नेता के साथ बिहार में दौरे पर था, और रात हो गई और हम लोग की गाड़ी जा रही थी। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क के किनारे खड़ी थी, तो उनको लगा कि उनके स्वागत में महिलाएं आई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने कितना बेहतर इंतजाम किया कि रात को 7 बजे भी अंधेरे में इतनी महिलाएं सड़क किनारे खड़ी हैं। तो मुझे संकोच हो रहा था बताने में कि भाई कैसे बताऊं कि आपके स्वागत में नहीं है, बल्कि ये वो महिलाएं हैं जो शौच के लिए अंधेरा होने के बाद और निकली हैं। तो इसलिए ग्रामीण परिवेश में जो लोग आए वो इस बात इसलिए ये शौचालय बनाने की योजना कोई नई योजना नहीं है, ये बहुत पुरानी योजना है। लेकिन नरेंद्र मोदी की खासियत है कि उन्होंने रिकॉर्ड समय में 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाकर और पूरे देश को ओपन डिफिकेशन फ्री जो है, खुले में शौच से मुक्त करके दिखला दिया। और इसका कितना बड़ा असर आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे बिहार जैसे राज्य में महिलाएं सुबह में जाती थी शौच, या फिर अंधेरे के बाद। अगर दिन में लगा शौच तो इंतज़ार करती थी अंधेरा होने का, और ग्रुप में जाती थी, क्योंकि शाम को अगर अकेले गए तो पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो इसलिए मित्रों, ये जो शौचालय बनाना है, इसलिए मनुष्य की जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इसलिए शौचालय घर घर बनाना, पावर कनेक्शन देना। आज देश के अंदर, और बिहार का तो मैं दावा कर सकता हूँ कि बिहार में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में हमने बिजली का कनेक्शन नहीं दिया होगा। तो आप सोचिए, और बिहार में जब हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुँच सकता है तो हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में तो नहीं पहुँचने का कोई कारण नहीं है। ये सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि घर घर बिजली पहुँच जाना। उसी प्रकार 3 करोड़ से ज़्यादा गरीबों का मकान बनना। हर आदमी का एक सपना होता कि मेरा मकान हो, और गरीब के पास तो ज़मीन भी नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं है। आपको और हमारे पास चिट्ठी आती है, रोड नंबर 8 है, राजनगर पटना या जो भी, उस गरीब के पास कोई एड्रेस ही नहीं है, क्योंकि उसके पास ना कोई ज़मीन है, वो कभी यहाँ रहता कभी वहाँ रहता। उन गरीबों के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा मकान बनाकर देना अभी तो और समय बाकी है। उसी प्रकार टैप्ड वाटर सप्लाई, ये जो वाटर है अभी तक पानी के गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिण के राज्यों में पानी को लेकर जो किल्लत है, मीलों दूर तक जाना पड़ता है लोगों को पानी इकट्ठा करने के लिए। और अभी तक करीब 5 करोड़ से ज़्यादा घरों में नए टैप कनेक्शन दिए जा चुके हैं, और टारगेट है कि 24 के पहले देश के अंदर हर एक घर तक हम और पाइप्ड वाटर सप्लाई हम करेंगे। तो इसलिए मित्रों, ये जितनी चीज़ें हैं, और देखिए जिसका एक टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक चीज़ ने बहुत बड़ा काम किया, जिसको पीएम बार बार जैम कहते हैं, यानी जनधन खाता। और खाता खुलना, आप यहाँ बैठे लोग अंदाज नहीं कर सकते कि किसी गरीब का अगर बैंक खाता खुल जाए तो उसके लिए कोई मारुति गाड़ी जब आपके घर में आती है, या बेटा मोटरसाइकिल खरीदता है तो कितना एलिवेटेड फील करता है। या एक साइकिल भी अगर घर में खरीद कर किसी लड़के लड़की के लिए आती है तो उसका हौसला कितना बुलंद होता है, आपने महसूस किया होगा। तो गरीब के लिए जो बैंक का खाता है, ये उसी प्रकार जो कि वो सोच नहीं सकता था कि बैंक का खाता भी कभी खुल सकता है। तो इसलिए ये जनधन खाता, 43 करोड़ जनधन खाता खुल चुका अभी तक, और 130 करोड़ लोगों को आधार से जोड़ा जा चुका है। राजीव जी बाकी बताएंगे, दुनिया में
आधार जैसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका में भी सोशल सिक्योरिटी नंबर और बाकी होगा, लेकिन आधार जैसी व्यवस्था और फिर मोबाइल, जिसको जैम का नाम दिया उसी का परिणाम था। इसलिए करप्शन को रोकना तो ह्यूमन टेंडेंसी को चेंज करना तो आसान काम नहीं है। इसलिए इंटरवेंशन करना टेक्नोलॉजी का, और उस टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन का परिणाम है कि हम लोग इसको रोकने में काफ़ी हद तक जो है सफल रहे हैं। मित्रों, जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ जो जनधन खाताधारी महिलाएं थी, 20 करोड़, इनके अकाउंट में 500 रुपया प्रति माह 3 महीने तक डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। एंड आपको आश्चर्य, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया? 31,000 करोड़, 30,952 करोड़ रुपया गरीब महिलाओं के खाते में। जब उनका सारा आय का स्रोत बंद था तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक क्लिक में ट्रांसफ़र करने का काम किया। जो विधवा थे, जो दिव्यांग थे, जो ओल्ड एज थे, उनको 1,000 रुपया पेंशन 2 करोड़ 81 लाख लोगों के खाते में और 2,081 करोड़ रुपया और ट्रांसफ़र किया गया। मित्रों, 3 महीने तक महिलाओं को मुफ्त गैस का कनेक्शन दिया गया, और जिसकी कीमत अगर जोड़ा जाए तो 9,700 करोड़, और केवल पीएम गरीब कल्याण योजना फेज़ 1 में 68,820 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया गया। मैं अभी जो अनाज फ्री में दिया गया मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ये केवल जो कैश ट्रांसफ़र किया गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये है नरेंद्र मोदी की ताकत की क्यों गरीब और बड़े लोग भले ही एहसान फरोश हो सकते हैं, कितनी भी मदद कर दीजिए पढ़े लिखे लोगों की, बड़े लोगों की, लेकिन गरीब की अगर थोड़ी सी भी आपने मदद कर दिया तो ज़िंदगी भर वो आपका और गुलाम बन जाता है। ज़िंदगी भर वो उसको एहसान को वो महसूस करता है। और आज जो नरेंद्र मोदी की ताकत है, यही सबसे बड़ी ताकत है। और मित्रों, उस दौरान 8 महीने तक 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को, और 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को हर महीने, यानी 40 किलो अनाज एक इंडिविजुअल को, पूरी फैमिली को नहीं, अगर 5 लोग हैं तो 2 क्विंटल अनाज ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने पीडीएस के माध्यम से देने का काम किया। और फिर अभी आपने देखा होगा कि 7 महीने के लिए फेज़ 2 के अंदर फिर 7 महीना 5 किलो अनाज। और बिहार जैसे राज्य में तो हालत ये है कि दुकानों की बिक्री बंद होगी। ग्रोसरी वाला कहता है कि हमारी तो बिक्री नहीं हो रही है। क्यों? तो गरीब खरीद ही नहीं रहा है, उसको मुफ्त में अनाज मिल रहा है, गेहूं और चावल मिल रहा है, तो वो अनाज क्यों खरीदे? मिल वाले करेंगे सब, हमारा क्या होगा? यानी ये जो गरीबों को जो मुफ्त अनाज दिया गया और उसकी कीमत अगर आप जोड़ें तो 2,15,000 करोड़ रुपया, 2,15,000 करोड़ कीमत का फूड ग्रेन जो है, ये देश के 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक, इस महीने के नवंबर तक जो है और मिलने वाला है। मित्रों, एक बात और बता दें, ये स्कीम पुरानी है लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लागू किया, ये पीडीएस का करप्शन सब जानते हैं। अगर सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ, तो पीडीएस में। और आज हालत ये बिहार में कि कोई पीडीएस का व्यापार करने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि ब्लैक करना मुश्किल हो गया, ब्लैक उसमें है नहीं। और क्यों रुक गया पीडीएस के अंदर? पॉस मशीन भी, बाकी में तो आपने डीबीटी कर दिया तो आपके खाते में पैसा चला गया, लेकिन अगर आपको पीडीएस की दुकान से अगर फूड ग्रेन अगर उठाना है तो आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। पॉस मशीन है, और पॉस मशीन जब अनुमति देगी कि हाँ इन्होंने नहीं उठाया है, तभी वो फूड ग्रेन उसको मिल सकेगा। और परिणाम है कि पीडीएस में 99% जो करप्शन था वो आज ख़त्म हो चुका है। और ये तो मुफ्त में अनाज मिला। इसके अलावा आपको मालूम है कि 5 किलो अनाज प्रत्येक गरीब को नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत मिलता है। और उसकी कीमत क्या है? गेहूं की कीमत है 2 रुपया किलो, और गेहूं का दाम क्या है? उसका कॉस्ट है 23 रुपया 45 पैसा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग 21 रुपी 45 पैसा पर केजी एज ए सब्सिडी टू द पुअर। और चावल की कीमत क्या है? 32 रुपया 67 पैसा, और मिलता है कितने में? 3 रुपये में। यानी कितनी सब्सिडी?
29.67 पर केजी जो है हर गरीब को और सब्सिडी मिल रही है, यानी इतना सस्ते के अंदर उसको जो है। तो इसलिए मित्रों, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है, मैं दो बातों का जिक्र करके, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया, मुझे लगता है कि महीनों अगर बोलते रह जाए, आपने तो 8-10 सब्जेक्ट लिया है, एक एक सब्जेक्ट पर 1-1 घंटा 1.5 घंटा आदमी बोल सकता है। दो चीज़ों का और जिक्र करूँगा। अधिकांश बैठे लोगों का इंश्योरेंस है, LIC होगा, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस होगा, गरीब का क्या इंश्योरेंस था। और नरेंद्र मोदी ने इस बात को समझा कि गरीब के घर में मौत हो जाए तो भीख मांगने के अलावा उस परिवार में कुछ नहीं बचता है। अभी मैंने कोरोना में देखा, लोग मर गए, उनके घरों की क्या हालत हुई। और ये PM सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपये का बीमा, और कितने लोगों ने बीमा कराया पता आपको? 14 करोड़। इस देश में 14 करोड़ लोगों का, 14 करोड़ का मतलब हुआ, ये तो 14 करोड़ इंडिविजुअल हैं, एक घर में अगर 5 मेंबर जोड़ लीजिए तो 70 करोड़ लोग जो हैं एक तरह से कवर्ड हैं। और उसी प्रकार PM जीवन ज्योति बीमा योजना, एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो 12 रुपये वाला बीमा, और अगर नेचुरल डेथ हुआ तो 330 रुपये की बीमा योजना, और उसमें भी 2 लाख मिलेगा। और पता है कितने लोगों को PM जीवन ज्योति बीमा योजना से क्लेम मिला है? 96,093, यानी ये तो पुराना आंकड़ा है 3 महीने पहले का, यानी लगभग 1 लाख लोग अगर ये बीमा नहीं कराए होते तो उनको 1 पैसा नहीं मिलता, उनको 2 लाख रुपया नरेंद्र मोदी के कारण, इस बीमा योजना के कारण उनको लाभ मिल चुका है। तो इसलिए मित्रों, ये जो नरेंद्र मोदी की ताकत है, अभी आयुष्मान भारत में 2 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिल चुका है। ये मुफ्त टीकाकरण, सबसे ज़्यादा लाभ किसके वाला? गरीब आदमी। वो तो कभी पैसा देकर कभी टीकाकरण तो कराता ही नहीं, ये फ्री में हो रहा। तो मेरा नौकर कहता है, मेरे घर में जो खाना बनाता है उसको इतना मुझे कन्विंस करना पड़ा टीकाकरण के लिए, कहता है कि नहीं, मेरे गांव से फ़ोन आया है कि जिस एक आदमी ने टीका लगा लिया तो मर गया, इसलिए मैं तो टीका नहीं लूँगा, आप मुझे रखना तो रखिए, नहीं तो मुझे निकाल दीजिए। अब उसने 1 डोज टीका ले लिया बहुत दबाव में, तब 2nd डोज के लिए तैयार नहीं हो रहा, कह रहा कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, मुझे मोबाइल से फ़ोन आया। यानी आप समझिए कि मुफ्त टीकाकरण हो रहा, तब इतना प्रोटेस्ट, इतना हेजिटेशन रहा। तो ये नरेंद्र मोदी की ताकत है कि 100 करोड़। और ये जो कोविन का जो ऐप है, एक आदमी रजिस्टर्ड, एक आदमी को सर्टिफिकेट, दुनिया के किसी देश के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हर आदमी को ट्रैक किया जा सके, हर एक आदमी कौन सा टीका लगा उसको एंट्री किया जा सके, हर एक आदमी को सर्टिफिकेट दिया जा सके। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत। और मित्रों, अभी उन्होंने हाल में घोषणा की है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ कार्ड, हर एक व्यक्ति का एक हेल्थ कार्ड होगा। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। यानी ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। अगर एक और वो अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं तो दूसरी ओर गांव के दम गरीब आदमी के साथ भी उसी ताकत के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये है ताकत नरेंद्र मोदी की। अगर वो पाकिस्तान और चीन का मुकाबला कर सकते हैं तो गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए अपनी सरकार की जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, वो सर्वोच्च प्राथमिकता देने की ताकत उनकी है। अंत में एक बात बोलकर मैं ख़त्म करूँगा। कल का जो दिन था, तो बिहार में आज से कल से मैंने ठीक 7 साल पहले या 8 साल पहले नरेंद्र मोदी जी सभा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो आपको याद होगा। और कल NIA ने 9 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी है और उनका भाषण चल रहा था और ब्लास्ट हो रहे थे। 2 बात केवल इससे सीधे नहीं जुड़ा, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान के लिए बताना आवश्यक है। जब एयरपोर्ट पर उतरे तो IB के लोगों ने कहा कि आपको गांधी मैदान नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और संभावना है कि मंच के नीचे भी कोई प्लांट हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊँगा। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो 4 लाख 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा वहाँ पर, भगदड़ मच जाएगी, स्टैम्पीड हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। और लोगों को अगर मालूम होगा कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया और हल्ला हो जाएगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। हम लोग मंच पर थे, हम लोग को कुछ पता नहीं, दिखाई पड़ रहा है, आवाज़ हो रही है रुक रुक कर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये
पटाखे का, चूँकि दिवाली भी नज़दीक थी, ये पटाखे की आवाज़ है या और कोई चीज़ की आवाज़ है। नरेंद्र मोदी आते हैं मंच पर, 45 मिनट भाषण करते हैं, उनकी आंख के सामने भी ब्लास्ट हो रहा है, एक शब्द भी जिक्र नहीं करते हैं। और जब भाषण खत्म हुआ तो कहते हैं, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर जाइएगा। तो हम लोग को आश्चर्य लगा कि ये बात क्यों कहा उन्होंने, ये तो कोई बोलने की बात नहीं रहती कि आप अपने अपने घर शांतिपूर्ण तरीके से जाइए। तब उन्होंने बताया कि ये जो धुआं दिखाई पड़ रहा, जो आवाज़ हो रही है, ये ब्लास्ट की आवाज़ है। ये है नरेंद्र मोदी की जान जोखिम लेकर भी और जनता के बीच जाने की ताकत है। और अंतिम बात, 3 साल पहले या 4 साल पहले उसी गांधी मैदान में जब वो आए भाषण करने, तो इनको याद कराया कि ये वही गांधी मैदान जहाँ ब्लास्ट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है कि जब कोई संकट आता है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो मेरा दिमाग चलने लग जाता है। सामान्य आदमी जो है वो डिमोरलाइज हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, क्या करे समझ में नहीं आएगा। और ये नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे कहा कि जब संकट आता है, कोई गंभीर स्थिति पैदा होती है, तो क्या क्या करना, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, मेरा दिमाग चलने लग जाता है। ये है ताकत नरेंद्र मोदी की। तो इसलिए मित्रों, ठीक ही कहा कि इस प्रकार का व्यक्ति, और मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के 75वें साल तक कोई ऐसा नेता हुआ हो, कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो इस प्रकार से गरीबों से जुड़कर और गरीबों के लिए काम कर रहा है। तो मित्रों, हो सकता है कुछ रिपीटिशन हुआ होगा, फिर भी मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। धन्यवाद।